हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण। आइए हम पहला देखते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी तक अपनी भाव एवं विचारों को व्यक्त करता है या पहुंचाने का कार्य करता है, उसको हम कहते हैं भाषा। भाषा मानव समाज की उन्नति और सफलता का क्या होता है? मूलभूत आधार होता है, जिससे हम कोई भी जिम्मेदारी जो होती है अपनी अपनी भाषाओं को, अपनी बातों को, अपने इशारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करता है। आइए देखते हैं कि भाषा की विशेषता क्या है। भाषा कार्य की अनुकरणीय होती है, अर्थात बच्चा जो होता है भाषा अनुकरण से ही करके सीखता है। मतलब जैसे जैसे माँ बोलती है, जैसे जैसे परिवार वाले बोलते हैं, वैसे वैसे बच्चा जो है बोलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे एक दिन बोलना सीख जाता है। तो वह अनुकरण से ही सीखता है। और भाषा की सबसे पहली कदम जो होती है वह परिवार होती है, उसके बाद पास 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 पड़ोस वाले होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी छोटा बालक है या बच्चा है तो उसको क्या होनी चाहिए? वातावरण, सही वातावरण में रखना चाहिए, जिससे उसके अंतर्गत जो है विकास जो है बहुत ही आराम से हो, और क्या हो कि सही तरीके से उसका विकास हो सके। दूसरी होती भाषा अर्जित संपत्ति है। मतलब हम भाषा को जितना से जितना क्या कर ले, अर्जन कर ले, ग्रहण कर लें। भाषा को परस्पर विचार विनिमय एवं सामाजिक क्रियाकलाप का साधन माना गया है, क्योंकि विदाउट भाषा का हम कुछ अपनी भाषाओं को व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति समाज में रहकर न केवल आचार विचार ही सीखता है, वरन भाषा भी क्या करता है? सीखता है। चाहे वो इंसान यहाँ का हो, चाहे वो इंग्लैंड इंग्लैंड का हो, चाहे वो अरबियन कंट्री का हो, हम जिस भाषा को जानते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ की भाषाओं को धीरे धीरे क्या करते हैं? अनुकरण करना सीख लेते हैं, वहाँ के स्वभाव को सीख लेते हैं। तीसरी होती है भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात समाज में ही भाषा का उद्भव होता है। मतलब भाषा हम कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा ही उत्पन्न होता है, और यह जो होती है विकास होता रहता है, तथा भाषा से ही समाज का विकास होता है। भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। हाँ, परिवर्तनशील कैसे है देख लेते हैं। क्योंकि भाषाएं जो होती परिस्थिति के अनुसार जो होती है बदलती रहती है। अभी मान लीजिए बहुत तेजी से आप बोल रहे हैं, अचानक बहुत तेजी से आप जोर जोर से बोल रहे हैं, अचानक कोई दो थप्पड़ मार दिए जोर से एकदम। तो अब क्या होगा? जब जोर जोर से दो थप्पड़ दे देगा तो भाषा जो है आराम से निकलना शुरू हो जाएगा, और उस पर दो थप्पड़ मार देगा और आराम से निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब भाषाएं हम कह सकते हैं कि भाषाएं तो एक तो मान लीजिए कि जोक टाइप में हो गया। बट भाषा परिवर्तनशील कैसे देखते हैं? भाषा परिवर्तन ध्वनियाँ, जोक, वाक्य रचना सभी स्तरों पर क्या होती है? हो सकता है। भाषा की संरचना में भी विभिन्नता होती है। प्रत्येक भाषा में अपने मूल गुण होते हैं। हर भाषा के क्या है? कुछ न कुछ लक्षण, कुछ न कुछ विशेषताएं, कुछ न कुछ गुण होता है, जिसमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य रचना, अर्थ आदि की प्राप्ति एक भाषा का ढांचा दूसरी भाषा से होता है। आइए अब देखते हैं कि बच्चों को भाषा की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों को भाषा की शिक्षा की आवश्यकता इसलिए कि भाषा द्वारा ही मौन वाचन का अभ्यास होता है। बच्चा जो होता है धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है। भाषा ही शिक्षा प्राप्त करके ही बालक आत्म अभिव्यक्ति सरलता से कर लेता है। जब तक उसके अंदर शब्द भंडार नहीं होगा, जब तक बच्चे के अंदर भाषा नहीं होगी, जब तक बच्चा किसी शब्द को जानेगा नहीं, तब तक वो अपनी बातों को कैसे व्यक्त कर पाएगा। तो इसलिए जो होती है बच्चों को भाषा की शिक्षा की बहुत अति आवश्यकता होती है। दूसरी बात, घर की भाषा क्या होती है? अस्थिर होती है। मतलब घर में कैसी भाषाएं तोड़ मरोड़ करके बोली जाती है, क्योंकि वह लिपिबद्ध नहीं होती है। और देखिए, घर में बोली जाने वाली भाषा बालकों के विकास नहीं कर सकती है। मतलब प्रश्न ये आ सकता है कि कौन सी भाषाएं जो होती है बच्चों के विकास के लिए लाभदायक नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं घर की भाषाएं, क्योंकि घर की भाषाएं जो होती है हमारी एक आम भाषा होती है, बोलचाल की भाषा होती है। हम तोड़ मड़ोड़, उसमें कोई ना व्याकरणिक होता है, ना कोई उसमें लिपिबद्ध होती है। नेक्स्ट आता है कि साहित्य। बालकों के आवरण भी भाषा शिक्षा द्वारा ही ठीक किए जाते हैं। साहित्यिक भाषा से ज्ञान संभव हो सकता है। साहित्यिक भाषा जिसमें क्या होती है? लिपिबद्ध होती है, और क्या होती है? उसमें तौर तरीके अपनाए गए होते हैं, व्याकरणिक संबंधी होती हैं। अब देखते हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है? कि छोटे छोटे वाक्य तथा अनुच्छेद बना सके। बालक जो है शब्द बोलना शुरू करे, अक्षर बोलना शुरू करे, शब्द बोलना शुरू करे, शब्द को जोड़ जोड़ करके लिखना शुरू कर दे, और उसे क्या बना सके? एक बड़ा से बड़ा अनुच्छेद बना सके, गद्य पद्य बना सके। उसके बाद मौन वाचन करते हुए भी समझ सके, वह प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। मतलब वह आराम से वाचन कर रहा है और उसको समझ करके क्या कर सके? उत्तर दे सके। नेक्स्ट आता है कि इन्हें बच्चों को क्या करना है? योग्य बनाना, और पाठ्यक्रम में निर्धारित भाषा को शुद्ध बोल सके, अर्थात उच्चारण शुद्ध शुद्ध कर सके। नेक्स्ट आता है कि उचित प्रवाह के साथ साथ स्वर वाचन कर सके। अब बालक जो है क्या करेगा कि जब भाषा पूरी तरह से सीख जाएगा, तो पूरी तरह सीखने के बाद भाषा के अंतर्गत जो है बालक जो है वह उच्च प्रवाह के साथ वाचन भी करना शुरू कर देगा। अब देखते हैं कि बालकों को इस योग्य बनाना कि पाठ्यक्रम निर्धारित शब्दार्थ भली भांति क्या कर सके? समझ सके। क्योंकि जब तक वो भाषा को समझ नहीं पाएगा, जो चीज़ किताबों को समझ नहीं पाएगा, उसके अर्थ को नहीं समझ पाएगा, तब तक उसके अंदर जो है उस चीज़ का अनुभव और उस चीज़ का ज्ञान नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कि माध्यमिक कक्षा के लिए भाषा शिक्षण। मतलब अब आते हैं मिडिल के लिए। तो प्राइमरी के लिए था, मिडिल के लिए क्या आता है? कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा के लिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शुद्ध हिंदी में साधारण पत्र लिख सके,
और सरल विषय पर। अब क्या है कि जब बालक जो है भाषा को पूरी तरह से सीख जाएगा तो वह क्या करना शुरू कर देगा कि वह पत्र भी लिखना शुरू कर देगा। उचित गति प्रवाह के साथ मौन वाचन भी कर सके, सस्वर वाचन भी कर सके और जो भी उसने पढ़ा है उसको स्पष्ट रूप से समझ सके। अब चूंकि प्राइमरी का बालक जो है उसको जो है उसको पता ही नहीं है कैसे पढ़ना है, तोड़ मरोड़ कर पढ़ना सीख रहा है, तो उसको स्वर वाचन करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्राइमरी में स्वर वाचन संभव नहीं है। अब देखते हैं कि अपठित अवतरण मतलब कोई गद्यांश है, कंप्रीहेंशन है, उसको दे दिया जाए तो शब्दों को उसकी सहायता से वह पढ़ सके और उसके प्रश्नों को क्या करे, छांट सके। दूसरी है कि भाषा का शुद्ध उच्चारण करते समय ढंग से बोल सके बालक। अब देखिए सामान्य गति से बोली गई उचित भाषा को ही स्पष्ट भाषा से समझ सकता है। अब देखते हैं उच्च कक्षा के लिए भाषा। उच्च कक्षाओं के लिए भाषा का उद्देश्य क्या है कि छात्र स्वर वाचन व मौन वाचन दोनों कर सके। मतलब मौन वाचन, छात्र स्वर वाचन दोनों कर सकता है। सूचनात्मक सामग्री का संक्षिप्तीकरण कर सके। नेक्स्ट देखते हैं कि उचित उचित प्रवाह के साथ बोली भाषा को ठीक ठीक क्या कर सके, समझ सके। यदि मास्टर साहब जो है तेजी से बोलना शुरू कर दिए हैं तो उस भाषा को भी क्या कर सके, वो आराम से सुन सके और उसको समझ सके। अब देखते हैं कि वैज्ञानिक रूप में ध्वनि का अर्थ क्या है कि किसी भी वस्तु में किसी भी तरह की यदि आवाज़ उत्पन्न हो जाती है तो और जिसे सुना जा सके, मतलब खड़खड़ाहट की, सरसराहट की, छन्न की, धन्न की, जैसी भी आवाज़ हो जाए, खंड की हो जाए समान, तो उसको जिस माध्यम से हमारी कानों तक पहुंच गई उसी को हम क्या कहते हैं, उसे ध्वनि कहा जाता है। अब आते हैं यहाँ पे देखिए, आधुनिक हिंदी को ध्वनियों का प्राचीनतम रूप वैदिक ध्वनि समूह है। हिंदी भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए एक अलग अक्षर का प्रयोग होता है। क के लिए अलग है, ख के लिए अलग है, ग के लिए अलग है। अब अक्षर विज्ञान क्या होता है, जिसका कभी नाश न हो। अक्षर अ मतलब नहीं, छ मतलब क्षर मतलब क्षरण, जिसका कभी नाश न हो उसे अक्षर कहते हैं। जिसमें क्षर का अर्थ बता ही दिया अभी मैंने आपको कि जिसका नाश न हो, और अ का अर्थ है नहीं, अर्थात किसी भी अक्षर कभी नाश नहीं होता। अतः प्रत्येक स्वर एवं व्यंजन को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्ण क्या होता है। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है, वर्ण है। वर्ण का अर्थ है रंग और रूप। दो वर्णों से मिलकर स्वर और व्यंजन। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वर समूह को दो भागों में बांटा गया है, अक्षर समूह को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। अब जानते हैं कि स्वर जो बिना वर्णों की सहायता से बोला जाता है उसे हम स्वर का, जो किसी अन्य व्यंजन की सहायता से, जो किन्हीं अन्य शब्दों अक्षरों की सहायता से बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं हिंदी शिक्षण में नैदानिक परीक्षण। हिंदी शिक्षण में नैदानिक परीक्षण क्या है कि नैदानिक परीक्षण की प्रक्रिया होगी क्या, बच्चों के सीखने संबंधित कमजोरियों के कारण तथा कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को हम शैक्षणिक निदान कहते हैं। अर्थात बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, बच्चों की मिलावट क्यों नहीं आ रही है, अर्थात उसकी कमजोरी क्या है, उसका रीजन क्या है कि जिस कारण नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसकी पता लगाना जो है उसी को हम क्या कहते हैं, निदान कहते हैं। जैसे क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले क्या करता है, ना कि आपको उपचार नहीं करता बल्कि आपके निदान जानने की कोशिश करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि ये रोग कैसा है और ठीक क्यों नहीं हो रहा है, इसको कैसे दवा दी जाए, तो पहले निदान करता है। वैसे बालक नहीं पढ़ रहा है तो बालक की क्या रीजन क्या है कि नहीं पढ़ पा रहा है, तो सबसे पहले जो होता है उस बालक की हम कमजोरी को समझेंगे, उसके बाद शिक्षा देंगे। इसी को कहते हैं नैदानिक शिक्षण। अब देखते हैं हिंदी शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण क्या है। उपचारात्मक, रोग के निदान के बाद जब स्कूल अनुकूल इलाज किया जाता है तो उसका उसका उपचार होता है। मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसी प्रकार भाषा शिक्षण में छात्र की गृहता की पता लगाकर दूर करने के जिस प्रकार शिक्षण किया जाता है उसे उपचारी शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। मतलब उसकी कमजोरी का पता लगा करके उसको सिखाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ त्रुटियों का निराकरण करना और साथ ही सफल शिक्षण द्वारा भाषा समिति का क्या करना, विकास करना। मतलब शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना। अशुद्धियों के कारण क्या है, लिखने में असावधानी एवं लिपि के समुचित ज्ञान का अभाव होना। मतलब बच्चा लिखने के बारे में जानता ही नहीं, पढ़ने के तरीके जानता ही नहीं, तो उसको ऑलरेडी गलती तो होना ही होना है। दूसरी प्रांतीयता, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। अब दूसरी चीज़ क्या होगी कि बालक पढ़ रहा है और उसके वातावरण के अंतर्गत या आसपास के क्षेत्र में या पास पड़ोस में जो है अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जा रही है, बच्चे के दिमाग में वही भाषाएं चल रही है, तो वो भी उसके ऊपर क्या करती है, प्रभाव डालती है। तीसरा है कि शिक्षक द्वारा वर्तनी गत भूलों का सुधार न करना। पुस्तकों में मुद्रण की अशुद्धियाँ होना, मतलब गलत छप जाना। छात्र को शब्द लाघव की प्रवृत्ति न पता होना। संयुक्ताक्षर, स्वर,
अनुस्वार, चंद्रबिंदु, हलंत, अनुनासिक वर्ण के आदि का क्या होना, ज्ञान न होना। नेक्स्ट देखते हैं कि उर्दू, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं का हिंदी भाषा के उच्चारण पर प्रभाव पड़ना। भाषा शिक्षक का स्वयं का उच्चारण अशुद्ध होना। यदि मान लीजिए कि टीचर साहब जो हैं, जो अध्यापक जी हैं, खुद ही गलत बोल रहे हैं, उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, वह खुद ही लैंग्वेज अपना गलत यूज़ कर रहे हैं, तो बालक तो ऑलरेडी क्या कर लेगा, वो तो अनुकरणशील है, वो अनुकरण करना चाहता है, उसी भाषा को क्या कर लेगा, अनुकरण कर लेगा। छात्रों को उच्चारण का अशुद्ध होना, व्याकरणिक नियमों के ज्ञान का ना होना और पर्याप्त विस्तृत अध्ययन का भंडार का। नेक्स्ट देखते हैं कि मानक उच्चारण का अभाव होना, मात्राओं के नियम से अनभिज्ञ होना। जब बालक को मात्राओं का पता ही नहीं है, कहाँ पे ई लगेगा, कहाँ पे उ लगेगा, तो गलत कर सकता है। लिखने में शीघ्रता करना, यदि बालक जल्दी जल्दी भी लिखता है तब भी उससे त्रुटियां होगी। सुलेख व द्रुत लेखन का अभ्यास न होना और शारीरिक विकार एवं त्रुटियों का उचित संशोधन न होना। अतः यह जो था भाषा शिक्षण का था सीटेट यूपीटेट सुपर टेट के लिए। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, देखें और सब्सक्राइब करें, और यदि कमी हो तो उसको भी बताएं, जिससे क्या करें, सुधार करके अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश किया जाए, समझाने की कोशिश किया जाए। आपको वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।